विद्यार्थियों, हमने पूर्व व्याख्यान में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया पर चर्चा की थी और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी भारत में जो है बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम बेरोजगारी के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालें तो सबसे मुख्य जो कारण है कि स्लो जो है डेवलपमेंट, यानी जो भारत की विकास दर है वो लगातार धीमी रही है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं भारत सरकार के द्वारा बनाई गई और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के विकास का लक्ष्य पूरा करने का जो संकल्प भारत सरकार ने लिया, तो उसके जो आंकड़े सामने आए वो लक्ष्य से कम थे। और उसका सबसे बड़ी कारण जो रहा, वो सबसे बड़ा कारण एक तो ये था कि भारत के जो लघु कुटीर उद्योग हैं, जिसको कि कृषि के बाद में दूसरा स्थान प्राप्त है, उसके बावजूद भी उनकी जो विकास दर है वो कमजोर रही, यानी उनका पिछड़ापन रहा। वो आज भी लगातार आउटडेटेड टेक्निक का ही प्रयोग कर पा रहे हैं, उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति के प्रमुख स्रोत नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें बड़े उद्योगों से जो है लगातार प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, उनकी लागत ऊंची आती है, गुणवत्ता जो है कमजोर है। आज भी वे उच्च तकनीक का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके सामने फाइनेंस की प्रॉब्लम है, उनके सामने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है। दी ज़्यादा फंडामेंटल रीजंस जो है ये प्रमुख कारण है जिसके कारण से लघु कुटीर उद्योगों में पिछड़ापन बरकरार है और पिछड़ापन होने के कारण से विकास दर में कमी आई है। नंबर 2 जो कारण है वो ये है लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विकसित होने के लिए वहाँ के आधारभूत ढांचे का होना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत है पावर जनरेशन है, इरिगेशन है, उसके अंदर सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, मेडिकल फैसिलिटीज है, एजुकेशन है, पावर है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है। ये ऐसे सेक्टर हैं जिसको आप आधारभूत संरचना कह सकते हैं, जो कि डेवलपमेंट का बेस होता है। और भारत में आधारभूत संरचना कमजोर होने के कारण से विकास की दर भी लगातार कमजोर रही है। नंबर 3 जो मुख्य बात आती है कि हमारे यहाँ पर जब देश आज़ाद हुआ उस समय कृषि की दशा बहुत ही जो है बिगड़ी हुई थी। उस समय हमने औद्योगिक विकास की कल्पना भी नहीं की, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब देश में कृषि में विकास बढ़ने लगा तो हमने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना प्रारंभ किया। लेकिन अगर वस्तुतः देखें तो हम पाएंगे कि औद्योगिक विकास की जो दर है वो अन्य देशों की तुलना में, यानी विकसित देशों की तुलना में कम है। और जब औद्योगिक विकास की दर कम है तो उसका सीधा प्रभाव जो है वो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेट पर भी आता है, जिसके कारण से हमारे यहाँ की जो विकास दर कमजोर है। और विकास दर कमजोर होने के कारण से जो है बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर रोजगार के अवसर ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो पाते। उसके बाद में है कि हमारा बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, हम एक तरफ तो कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और भारतीय अर्थव्यवस्था या देश की जनसंख्या का कुल 60% या उससे अधिक लोग, जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, रोजगार सृजन में सबसे बड़ी भूमिका भी कृषि क्षेत्र की है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि कृषि में आज भी पिछड़ापन है। वही आउटडेटेड टेक्निक का यूज हो रहा है, वही पिछड़ी तकनीक है, इसलिए उसमें सिंचाई सुविधाओं का प्रॉपर जो है अभाव है, पूर्ण नहीं है। इस प्रकार से कृषि का पिछड़ापन होने के कारण से उसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव जो है वो विकास दर पर पड़ रहा है। तो ये कुछ कारण रहे हैं जिसके कारण से भारत की जो विकास दर है कम है, और विकास दर कम होने के कारण से बेरोजगारी की समस्या लगातार एक विकराल रूप ले रही है। नंबर 2 जो बिंदु आता है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि विकास के साथ साथ जो है हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी यानी चिकित्सा सुविधाएं लगातार बढ़ी है, जिसके कारण से भारत की जो मृत्यु दर है, डेथ रेट है, वो कम हुई है। और डेथ रेट कम होना क्या करता है, उसका सीधा प्रभाव जनसंख्या वृद्धि के रूप में परिलक्षित होता है कि अगर किसी भी देश की अगर मृत्यु दर कमजोर है और ऐसी तो स्थिति में उसकी जन्म दर उससे ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या का बढ़ना कोई बुराई नहीं है, लेकिन जनसंख्या का विस्फोटक हो जाना
यानी विकास दर से भी ऊपर निकल जाना वो सबसे ज्यादा भयावह माना जाता है। इसलिए भारत में जो है जनसंख्या विस्फोट होने के कारण से निरंतर आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। नंबर 3 आता है इनएप्रोप्रिएट एजुकेशन सिस्टम। देखिए हम लॉर्ड मैकाले की पद्धति लगातार जो हमें विरासत में देश आज़ाद होने के बाद में मिली थी उसी को आज हम ढिंडोरा पीट रहे हैं। वही पुरानी घिसी पिटी एजुकेशन पॉलिसी है, कोई भी जॉब ओरिएंटेड पॉलिसी नहीं है एजुकेशन की, उसमें केवल हमें क्लर्क बना सकती है बस, ऐसी पॉलिसी हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हालांकि भारत सरकार के द्वारा लगातार शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन जो किए गए और उसमें ये कोशिश की गई कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को शिक्षित किया जाए, शिक्षा दी जाए, लेकिन इसका सबसे बड़ा फर्क जो पड़ा वो रोजगार पर पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम नहीं है। आज भी आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी शिक्षा हो कि लोगों को उनके रोजगार मिले, और इसलिए हमारे देश में इस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम ने बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है। अगला जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। देखिए तकनीक का सबसे बड़ा विकास के साथ में एक कोरिलेशन होता है, एक सह संबंध होता है। हमारे यहाँ पे आज भी जो तकनीक है वो आउटडेटेड है, पुरानी तकनीक है। और अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें जहाँ की हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ पर अधिकांश उद्योग लेबर इंटेंसिव है, श्रम प्रधान है। क्यों? क्योंकि देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में है, कुटीर उद्योग भी हमारे यहाँ पर ज़्यादा है। हमारे तो ऐसी स्थिति में हमें ये चाहिए कि हमारे पास में कुछ ऐसी टेक्निक हो जो श्रम प्रधान उद्योग के अनुकूल हो, और उससे घरेलू तकनीक ऐसी विकसित की जाए कि जिसको हम उपयोग करके उत्पादन को बढ़ा सकें, गुणवत्ता को बढ़ा सकें। लेकिन मुख्य बात यहाँ आ रही है कि हम आज विदेशी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, और विदेशी तकनीक का जो उपयोग कर रहे हैं वो विदेशी तकनीक हमें ऐसी प्राप्त होती है जो वहाँ पर विदेशों में आउटडेटेड हो गई है, वो हमें मिल रही है। और इसके कारण से इस प्रकार की तकनीक मिलने के कारण से लगातार हमारे यहाँ पर क्या हो रही है, बेरोजगारी की समस्या जो लगातार उत्पन्न हो रही है। लोगों को रोजगार जो है वो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आउटडेटेड टेक्निक होने के कारण से जो उद्योग हैं वो अपनी क्षमता का 100% उपयोग नहीं कर पा रहे। अधिकांश उद्योगों, यहाँ के सार्वजनिक उद्योगों में स्थिति देखी जा रही है कि लगातार उद्योग घाटे में चल रहे हैं। कोई 60% क्षमता का उपयोग कर रहा है, कोई 70% का कर रहा है, और ऐसी स्थिति में रोजगार के अवसर, उत्पादन क्षमता कम होने के कारण से लगातार कम हो रहे हैं। तो दीज आर द फंडामेंटल 4 रीजंस which are responsible to increase the unemployment problem in India। अब मुख्य बात आती है कि हाउ टू जो है मेजर, यानी उसके उपाय क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम इन उपायों पर चर्चा करें तो सबसे पहला जो उपाय है कि ये है कि एक तो इफेक्टिव कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं भारत सरकार के द्वारा लगातार जो है नवीन जनसंख्या नीति दी गई, जनसंख्या नीति में आमूलचूल परिवर्तन भी किए गए हैं, और इसलिए एक ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जिसमें जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। जनसंख्या पर जब प्रभावी नियंत्रण लग जाएगा तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव यह आएगा कि जनसंख्या एक सीमित मात्रा में होगी, जो भी हमारे होगी प्रोडक्टिव लेबर होगी जो है, और प्रोडक्टिव लेबर जब होती है तो देश के विकास में उनका योगदान होता है। इसलिए जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण लगा करके बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। नंबर 2 आता है लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास करना। जैसा कि हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद नंबर 2 पर जो आता है वो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज है। भारत सरकार ने लगातार इसके प्रयास किए हैं। लगातार 1991 में भारत सरकार के द्वारा अलग से एक लघु उद्योग नीति भी बनाई गई। इसके लिए भारत सरकार लघु उद्योग वित्त विकास के लिए या वित्त की समस्या को दूर करने के लिए भारत के द्वारा जो है 1991 में सिडबी की भी स्थापना की गई, जो कि वित्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। लेकिन अगर देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करना चाहिए ताकि ज़्यादा मात्रा में लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। नंबर 3 है कि रोजगार से संबंधित जो परियोजनाएं उनका विकास करना चाहिए। सरकार के द्वारा अलग अलग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो अलग अलग जो किए गए हैं, और ऐसी स्थिति में जो है वो क्या होना चाहिए कि इस प्रकार का प्रोजेक्ट लाए कि जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोजगार प्राप्त हो सके। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास करना। जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा एक प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, एक प्राथमिक क्षेत्र है, इसलिए देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इसलिए इस बात की आवश्यकता हो जाती है कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है,
जहाँ पर हम आज भी कहते हैं वहाँ उच्च शिक्षा का अभाव है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज का अभाव है, वहाँ की सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों से नहीं जुड़ी हुई है, जो सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में या बड़ी मेट्रो सिटीज में देखने को मिलती है वो वहाँ नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए कि वहाँ फंडामेंटल जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए, यानी वहाँ पर आधारभूत ढांचा मजबूत करना चाहिए ताकि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में उद्योग स्थापित हो सके, और जब उद्योग स्थापित होंगे तो वहाँ की जनसंख्या को भी रोजगार अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकेगा। उसके बाद में जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। देखिए लगातार हालांकि सरकार अब कर रही है, बहुत सारे उपाय सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन पॉलिसी हो, यानी इस प्रकार के अलग अलग जो है उनको इस प्रकार से शिक्षित किया जाए कि वो ज़्यादा से जैसे ही वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करे या वो उस प्रकार की शिक्षा को पूरा करे तो उसको रोजगार मिल जाए। तो इसलिए ये आवश्यक है कि उनका प्रोजेक्ट सरकार का ऐसा होना चाहिए, ऐसी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि ज़्यादा मात्रा में लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। उसके बाद है औद्योगिक क्षमता का पूर्ण उपयोग। देखिए सबसे बड़ा बैरिकेड डेवलपमेंट के लिए कि अधिकांश उद्योग ऐसा देखा जा रहा है, और अधिकांशतः आपको सार्वजनिक क्षेत्र में स्थिति देखने को मिलेगी, या तो घाटे में चल रहे हैं या वो अंडर कैपेसिटी, यानी उनकी क्षमता तो 100% होनी चाहिए लेकिन वो 50% 60% क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए उनकी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। जैसे ही उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो अधिक रोजगार के अवसर जो है लोगों को प्राप्त हो सकेंगे। उसके बाद स्वरोजगार को प्रोत्साहन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी, ऐसा नहीं है कि सरकार पर ही डिपेंड रहे, इस प्रकार का कार्य करना चाहिए कि स्वरोजगार के साधन अपनाने चाहिए ताकि जो बेरोजगार युवा हैं वो अपना स्वयं का कारोबार स्थापित करके बेरोजगारी जैसी समस्या का निराकरण वो स्वयं कर सके। उसके बाद में आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना। देखिए पूंजी निर्माण का संबंध सीधा राष्ट्रीय आय की बचत से होता है। बचत को बढ़ावा देना चाहिए। तो बचत कब बढ़ सकती है? जब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो, और आय में वृद्धि तब हो सकती है जब वहां पर जो है विनियोग के अवसर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाएं और पूंजी निर्माण की दर को तेज करके जो है देश में बेरोजगारी की समस्या का निराकरण किया जा सकता है। उसके बाद में आता स्वदेशी को बढ़ावा देना और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रभावी नियंत्रण। देखिए हम इस बात से नकार नहीं सकते, जुलाई 1991 में हमने जो है विदेशी विनियोग को आमंत्रित किया है, हमने उदारीकरण की नीति को अपनाया है, हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमने आमंत्रित किया है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश को भी आमंत्रित किया है। तो इस कॉस्ट पर हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम स्वदेशी को नहीं अपनाएंगे तब तक हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ेगा और हमें बाहर से आयात करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में हमारे उद्योग धंधे जो घरेलू है वो विकसित नहीं हो पाएंगे, खास तौर पर लघु एवं कुटीर उद्योग नहीं हो पाएंगे और बेरोजगारी की समस्या लगातार एक विकराल रूप ले लेगी। इसलिए स्वदेशी को अपनाने चाहिए, जैसे खादी है, ग्रामोद्योग है, उनको बढ़ावा देना चाहिए। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां पर आधारभूत ढांचा विकसित करने की बात आती है वहां पर उस क्षेत्रों में जो निवेश की अनुमति बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी जगह पर निवेश की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए जिनमें लघु एवं कुटीर उद्योग या भारत के घरेलू उद्योग लगे हुए हैं। इस प्रकार का अगर प्रभावी नियंत्रण सरकार के द्वारा लगाया जाएगा तो बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक जो नियंत्रित किया जा सकता है। धन्यवाद।